तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपका आगे किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर जरूर से जरूर सेंड किया कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका आगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का एग्जाम आने वाला है, उसकी भी तैयारी हम बहुत जल्द चालू करवाने वाले हैं। जैसे ही ये यानी कि मान लीजिए परसों से, कल आपका एमपीएसआई लास्ट एग्जाम है, इसके बाद में परसों से आपकी जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से आपके एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं कथन वाले, उसी तरह से हम आपकी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल। और आज भी काफ़ी सारे प्रश्न, एक छात्र हैं, एक मिनट, उनका नाम हमने जो है लिखा नहीं है, सॉरी, उनका नाम भूल गए भाई, ठीक है ना मतलब लिखना भूल गए। उनके बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड करके कुछ नाम उन्होंने बताया था अपना। भाई आपसे क्षमा चाहेंगे, आपका नाम इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जल्दबाजी में, लेकिन उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना नाम अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो। उनके कांस्टेबल में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं और यहाँ पर भी आपके जो है लगभग 70 नंबर आपके इसमें एमपीएसआई में आए हैं, ठीक है। और शायद 85 के अप्रॉक्स नंबर उनके कांस्टेबल में आए हैं, 77 नंबर उनके एमपी आबकारी में आए हैं। तो उन्होंने पूरे बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। माफ़ी चाहेंगे, आपका नाम ऐड नहीं कर पाए हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो आज बहुत सारे प्रश्न उन्होंने भेजे हैं तो वो प्रश्न भी आपको दिखाएंगे। बाकायदा उन्होंने कथन के साथ में भेजे हैं तो कथन वाले प्रश्न भी आज आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है NH3 में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। आइए डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, तो NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। इसको ब्लू कर लेते हैं ना, 1 होती है क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाता है जिससे वह स्थिर हो जाता है। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो 3 होती है, जो 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में बंध बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन स्वयं एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसकी संयोजकता हमेशा 1 होती है। हाइड्रोजन की पूछी गई थी तो वो हमेशा 1 होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से एमपी आबकारी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अपने सुपर नोट्स से धमाल किया था, उसी तरह से एमपीएसआई के एग्जाम में भी अपने सुपर नोट्स से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जिनका आगे एग्जाम है वो भी इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमपी क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी वाले हैं वो भी इस नोट्स को ले सकते हैं। उनके लिए बाकी आगे नोट्स हम तैयार करेंगे, ठीक है ना। नोट्स का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी पूरा मटेरियल यही रहेगा क्योंकि इतने डिटेल में इन नोट्स को हमने बनाया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई भी ऐड की गई हैं ना, तो ये नोट्स आपके आपके आगे के सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। चाहे सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, ITI कोपा का एग्जाम हो, उन सब में ये नोट्स काम आएंगे। 10 सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट हो किसी एग्जाम में आते भी नहीं है। तो इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, थ्योरी नोट्स, MCQ और मैराथन, इन सब की कंप्लीट PDF अब आपको मात्र 159 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। तो अभी आप ये नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी वाले भी हैं वो लोग भी ये नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। उसके बाद में जैसे ही क्षेत्र रक्षक की क्लास चालू करेंगे तो आपको अलग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप एक बार मैसेज कर देना कि सर एमपीएसआई की नोट्स चाहिए और क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की हम तैयारी करने वाले हैं ना। इससे डिटेल में प्रश्न आपके क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी में भी नहीं आएगा, इतना डिटेल में इसको तैयार किया गया, ठीक है। तो ये सुपर नोट्स मात्र 159 रुपये में उपलब्ध हैं और इसके साथ में जो मैराथन है 500 प्रश्नों वाली, वो भी आपको इतने में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया, QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र 159 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसके जो नए नोट्स होंगे वो नोट्स आपको 199 में मिलेंगे, है ना। अभी ये जो सुपर नोट्स हैं ये 159 में मिल रहे हैं, तो ये वाले आपको बाद में महंगे पड़ेंगे, इसलिए अभी ही आप इसको ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसी पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, जो आपके आगे के सारे एग्जाम जो MPSB के आने वाले हैं उस सब में ये आपके काम आएंगे। बाकी वर्ग 2 वर्ग 3 के भी नोट्स पर काम चल रहा है तो वो भी जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जॉन मैकॉर्थी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सितंबर 1927 को जॉन मैकॉर्थी का जन्म हुआ था। अभी जॉन मैकॉर्थी कौन है आइए बता देते हैं। तो जॉन मैकॉर्थी, इनका जन्म 4 सितंबर 1927 को बोस्टन में हुआ था और मृत्यु इनकी अमेरिका में हुई है 24 अक्टूबर 2011 को, ठीक है। ये एक अमेरिकी गणितज्ञ और
कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, इनको एआई का जनक भी कहा जाता है ना, एआई के जनक इनको माना जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपका पूछा गया है। जो गणित के क्षेत्र में अग्रणी थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, इस क्षेत्र में उनका शोध सामान्य ज्ञान के औपचारिकीकरण से संबंधित है, यानी कि ये एआई के जनक कहे जाते हैं, एआई के पिता कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट का जन्म कहाँ पर हुआ था, या फिर एनी बेसेंट की नागरिकता क्या थी? तो ये मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक थी, ठीक है ना, ब्रिटिश। आपने कहीं कहीं पर आयरिश पढ़ा होगा, लेकिन अगर नागरिकता की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश की रहने वाली थी। लंदन में इनका जन्म हुआ था। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। हालांकि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगर ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं दिया गया है, यानी ब्रिटेन अगर नहीं दिया है तो ही आप आयरलैंड लगाएंगे, लेकिन अगर ब्रिटेन दिया हुआ है तो आप आयरलैंड नहीं लगाएंगे, आपको ब्रिटेन ही लगाना पड़ेगा। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन वे आयरलैंड से गहरा लगाव रखती थी, बाद में भारत में बस गई, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में थियोसॉफिकल सोसाइटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब मुख्य बिंदु देख लीजिए। तो अगर जन्म की हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1847 को लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आती है मेन बात राष्ट्रीयता की। तो वह आयरिश मूल की थी और आयरलैंड से बहुत प्रभावित थी, लेकिन उनका जन्म लंदन हुआ था, इसलिए उन्हें ब्रिटिश मूल का भी माना जाता है। तो ये आपको देखना है, ये दोनों बातें हैं यहाँ पर, आयरलैंड भी हो सकता है और ब्रिटेन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ब्रिटेन ही रखना होगा, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ है वहाँ की मूल की ये मानी जाती है, ठीक है। भारत से क्या संबंध है? तो 1893 में आई थी भारत, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, और बाकी भारतीय आंदोलन में इन्होंने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न है, भारतीय सड़क नेटवर्क और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो भारतीय सड़क नेटवर्क है उसमें ग्रामीण सड़क का कितना प्रतिशत है? तो 73% जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़क हैं। कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, आइए देखते हैं। अब 2025 के करंट डेटा का प्रश्न आपको हम लेकर के आए हैं, एकदम करंट अपडेट है। 2025 तक भारत के कुल सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का प्रतिशत लगभग 73% था, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकसित किया गया, और कुल 63 लाख किलोमीटर से अधिक के नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। तो 73% जो हिस्सा है वो भारतीय सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़क का है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्च 2025 तक जो डाटा है उसमें 63 लाख किलोमीटर जो है भारत में टोटल सड़कें हैं, और 73% इसमें जो है कौन सी हैं, ग्रामीण सड़कें हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है साइंस से, देखिए गतिज ऊर्जा का तापमान से क्या संबंध है? तो तापमान के समानुपाती है ना, अगर तापमान बढ़ाते जाओगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, यानी समानुपाती है। चलिए देखते हैं। गतिज ऊर्जा और तापमान सीधे समानुपातिक होते हैं, जिसका अर्थ है तापमान बढ़ने पर कणों की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाती है, और तापमान घटने पर गतिज ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि तापमान स्वयं किसी पदार्थ के कणों की औसत गति ऊर्जा का माप है। यह संबंध बताता है कि गर्म होने पर कण तेजी से चलते हैं और ठंडे होने पर कण धीरे से चलते हैं, ठीक है। तो यही है, टेम्परेचर और गतिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी अपने आप बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है, ऐसे ही प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं। यहाँ से आपको रियलिटी ऑफ एग्जाम एमपीएसआई का पता चलेगा। कथन आधारित पूछा गया था, कौन सा इनमें से सही है? पूरा डिटेल में आपको कराएंगे, थोड़ा सा समय आप हमें दीजिएगा। तुर्कों के आगमन से डूम और आर्क का निर्माण हुआ, पहला कथन दिया है। दूसरा, जो पितृदुरा प्रथा थी वो तुगलकों की देन है, क्या ये बात सही है? तीसरा, विनाश के बाद बचे हुए हिंदू मंदिर संरचना के अवशेषों का उपयोग करके नई मुस्लिम वास्तुकला का निर्माण किया गया। इसमें से आपको बताना था कि कौन से कथन बिल्कुल सही हैं और कौन सा सही नहीं है। सत्य कथन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है, कथन 2 गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कथन 2 गलत है। अब क्यों गलत है वो आइए आपको बता देते हैं, चलिए देखते हैं। और इसमें हम उन्हीं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनके साथ 70 नंबर आज आए हैं, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है। अब एग्जैक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना, तो लोगों को सही सही पता चल जाएगा। और उन्होंने ये प्रश्न भेजे हैं, स्क्रीनशॉट हमने लिया था, लेकिन भाई यार जल्दबाजी में लगाना भूल गए, है ना। देखो पहला, अगर हम बात करते हैं पहला वाला सही क्यों है, तुर्कों के आगमन से गुंबद और आर्क मेहराब का निर्माण हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए डिटेल में, तुर्कों के आगमन के साथ भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत हुई। हालांकि मेहराब और गुंबद के कुछ प्रमाण पहले भी मिलते हैं, लेकिन इनका वैज्ञानिक और जो व्यापक उपयोग है वो तुर्कों के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि तुर्कों के आने से भारत में गुंबद और आर्क वाली चीज़ें आ गई थी। नंबर 2 गलत क्यों है वो देख लो, पितृदुरा प्रथा जो है वो तुगलकों की देन है, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखिए यह कथन पूरी तरह से गलत है। जो पितृदुरा प्रथा है, पत्थरों पर कीमती रत्नों की जड़ाई का काम
तुगलक काल का नहीं बल्कि मुगल काल का है। आपको याद होगा जहांगीर की बेगम थी, ठीक है, तो जहांगीर की बेगम ने अपने पिता एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। उस मकबरे में पहली बार इन्होंने इस पितृदुरा प्रथा का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इस तकनीकी का बेहतरीन और शुरुआती बड़ा उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बने एतमाद-उद-दौला के मकबरे में देखने को मिलता है। सबसे पहली बार इसमें इस प्रथा का प्रयोग हुआ था, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। बाद में शाहजहां ने ताजमहल और दिल्ली के लाल किले में भी इसका भरपूर उपयोग किया है। अगर अभी आप ताजमहल को चांदनी रात में देखेंगे तो ताजमहल आपको बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? तो ताजमहल की जो दीवारें हैं उसके अंदर बहुत सारी मतलब कि कह सकते हैं कि जो रत्न हैं उनको जड़ा गया है उसके अंदर, है ना? इस वजह से चांदनी रात में ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा वाला क्यों सही है वो देख लीजिए। इसी तरह से आपका हम प्रैक्टिस करवाएँगे, आपके जो डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम आने वाला है इसका क्षेत्र रक्षक वाला, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाएँगे, है ना? देखो, तो हिंदू मंदिर संरचना के अवशेषों का उपयोग करके नई मुस्लिम वास्तुकला का निर्माण किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था कि जो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वहाँ पर पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके वहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई थी। तो इस वजह से ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, शुरुआती तुर्क शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय और कुशल कारीगरों की कमी थी, इसलिए उन्होंने विजित क्षेत्रों में मौजूदा हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल करके मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ना तो उनके पास में इतने अच्छे मिस्त्री थे और ना ही इतनी अच्छी उनके पास में ज़मीनें थी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो मंदिर बने हुए हैं इन्हीं को तोड़ दो और इनके जो मेन अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं जैसे कि स्तंभ हो गए, पत्थर हो गए, इनको निकाल लो और इसी का यूज़ करके नए जो है मंदिर का उसका मस्जिद का निर्माण कर दो, ठीक है? तो ये बात भी इस वजह से सही हो जाती है। इसलिए आपको देखो पूरा डिटेल में क्लियर करवा रहे हैं। पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना? चलो, एक और देखिए, ये भी उन्होंने ही भेजा है भाई जी ने। देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? कथन 1 है, यह राजनीतिक था और भारत में मुगल राजशाही की पुनर्व्यवस्था के लिए लड़ा गया था। क्या ये बात सही है? दूसरा, इसमें हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। क्या ये बात सही है? तीसरा, बहादुर शाह को विजय के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी थी। क्या ये बात सही है? तो आपको ये बताना इन तीनों में से कौन-सा कथन सही है। तो इसमें अगर सही की बात करें तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि बहादुर शाह ने ये थोड़ी कहा था कि अगर हम जीत जाएँगे तो भाई हिंदू लोगों का स्थापना कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहा था। तो ये वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अब ऊपर के दोनों सही क्यों हैं? आइए वो आपको हम डिटेल में बता देते हैं। देखिए, तो पहला कह रहा है, यह राजनीतिक था और भारत में मुगल राजशाही की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा गया था। ये बात सत्य है, मतलब बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये सत्य ही मानेंगे क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही था। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि भैया 1857 की जो क्रांति की गई थी, उसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों को बाहर फेंको और जो पुरानी मुगल प्रथा चल रही थी, उसी प्रथा को चलने दो, ठीक है? इसलिए यह जो है 1857 की क्रांति की गई थी। देखिए, विद्रोह के राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यवगत का सिद्धांत प्रमुख था। जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंद घोषित कर दिया, है ना? तो ये शहंशाह हिंद क्यों घोषित किया था? इसीलिए कि वापस से जो पुरानी प्रथा चल रही थी वो आ जाए और ये अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं। उनका तात्कालिक लक्ष्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और पुरानी मुगल राजशाही को प्रतीकात्मक रूप से पुनर्स्थापित करना था, ताकि आंदोलन को एक वैध नेतृत्व मिल सके। तो वैध नेतृत्व प्रदान करने के लिए इन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है बनाया था, अपना शहंशाह हिंद घोषित कर दिया था। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। ये बात भी पूर्णतः सत्य है। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल उदाहरण था। सैनिक और आम जनता दोनों धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। विद्रोह के दौरान गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दों ने दोनों समुदायों को समान रूप से आहत किया था, ठीक है? अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों? तो बहादुर शाह जफर का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक समाज जैसे हिंदू समाज की स्थापना करना नहीं था। उसका लक्ष्य मुगल सत्ता की औपचारिक बहाली और विदेशी शासन से मुक्ति था, ठीक है? इस वजह से तीसरा गलत हो गया, ऊपर के दोनों सही हैं। इसी तरह से आपकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्षेत्र रक्षक वाले एग्जाम में, क्योंकि भाई वहाँ भी यही लेवल रहेगा। एपटेक ने खुद को अपडेट किया है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा और ये हमारा लक्ष्य रहता है कि जैसे ही कोई भी चीज़ अपडेट होती है आपको भी तुरंत उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना? देखिए, अगला है, जब नदियाँ पहाड़ियों और कंकड़ पत्थरों को काट करके बहती है तो इस प्रकार के जो क्षरण होता है, यानी जो इरोजन होता है, उस क्षरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गली इरोजन, ठीक है? देखिए, या फिर अवनालिका अपरदन, जिसका उदाहरण आपको कई बार हमने बताया था, जिसका उदाहरण अपनी चंबल नदी हो जाती है, बीहड़ का निर्माण करती है। देखिए, तो गली इरोजन या अवनालिका अपरदन मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव का एक गंभीर रूप है, जिसमें तेज पानी की धाराएं मिट्टी की ऊपरी परत को बहा करके ले जाती हैं, गहरी और चौड़ी नालियां यानी खाई बना देती हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी का नुकसान होता है और भूमि बंजर और बीहड़ जैसी हो जाती है, जैसे कि चंबल घाटी के जो खड्ड हैं वो यहाँ पर
इसका सही एग्जाम्पल हो जाएंगे अवनालिका अपर्दन का, और चंबल नदी जो है इस अवनालिका अपर्दन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी? तो निर्माण के समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देखिए, संविधान के निर्माण के समय 1950 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, ये सारी भाषाएं इसमें शामिल की गई थी। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि बाद में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भाषाओं की संख्या बढ़कर के अब 22 हो गई है। इसके बारे में आपको हमने अपनी जो 500 क्वेश्चन वाली मैराथन करा रखी है उसमें आपको हमने इसके बारे में बता रखा। ठीक है, हाँ आपको बताना भूल गया, अगर आपको केवल मैराथन चाहिए जिसमें 500 प्रश्न आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे, 500 प्रश्न ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, 500 प्रश्न हिंदी के मिल जाएंगे, 500 प्रश्न कंप्यूटर के मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 500 प्रश्न आपको साइंस के मिल जाएंगे, 350 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो ये सारे, अगर आप केवल मैराथन की पीडीएफ चाहिए तो ये मैराथन की पीडीएफ आपको मात्र 121 रुपये में उपलब्ध है। उसी तरह से आप क्यूआर पर पेमेंट करके ये मैराथन वाली पीडीएफ ही ले सकते हैं। स्पेशल टॉपिक और मैराथन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 121 में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, नई आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है जरूरी है? तो ये है अनुच्छेद 344। आज जो हिंदी की प्रश्न आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स ही पूछे गए हैं राजभाषा से संबंधित। ठीक है, 340 से लेकर के 343 343 से लेकर के 351 तक ये एक आर्टिकल को उन्होंने एक प्रश्न बना करके पूछा वन लाइनर में। ठीक है, तो ये वाले आर्टिकल्स पूरे या थोड़ा सा आप लोग देख करके जाइएगा। आज सिविक्स में यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। देखिए, तो 344 का यूज करते हैं नई भाषा बनाने के लिए। तो भारतीय संविधान में नई आधिकारिक भाषा जोड़ने के लिए अनुच्छेद 344 और 351 जैसी धाराएं भाषाओं के विकास और उनके दर्जे से जुड़ी हुई हैं। तो 344 से 351 तक ही आपके प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, किसी नई भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की प्रक्रिया मुख्य रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन के माध्यम से होती है, जिसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। अब ये मुख्य आर्टिकल्स है, तो इनको देख लीजिए, हमने एक साथ में कवर कर दिया है ना। हालांकि ये अलग अलग प्रश्न आए थे, चाहते तो अलग अलग प्रश्न बना करके बताते, लेकिन हमने कहा भाई वन लाइनर वाले आए हैं तो एक साथ में कर लेते हैं। अनुच्छेद 343 पूछा गया, तो हिंदी को संघ केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित करता है, आर्टिकल 343। 345 राज्यों को अपनी भाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है, 345। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। 351 हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए संघ के कर्तव्यों को बताता है। ठीक है, और ये वाला इससे पहले भी पूछा जा चुका है, ये भी पहले पूछा जा चुका है, दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एमपीएसआई और क्षेत्ररक्षक जेल प्रहरी का लगभग समान ही इसका सिलेबस है, खाली इसमें कंप्यूटर वगैरह नहीं आता है ना। तो यही लेवल उसका भी रहने वाला है, जो जेल डिप्टी जेलर की जो वैकेंसी आने वाली है यही लेवल रहेगा उसमें, है ना भाई। चलो, प्रधानमंत्री, ये करंट अफेयर का है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को लक्षित किया गया है? तो 100 जिलों को लक्षित किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित किया गया है, जिनका चयन कम पैदावार, कम फसल सघनता और सीमित ऋण सुविधाओं के आधार पर किया गया है, ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। तो कितने जिले को लक्ष्य किया गया है? तो 100 जिलों को लक्ष्य किया गया है जो पिछड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और चयन के मापदंड क्या होंगे, किस किस को हम चयन करेंगे? तो एक खेत में कम खेती हो रही है, यानी कि कम पैदावार हो रही है, ऋण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सभी जिलों वाले खेतों को जो है मतलब स्थानों को कवर किया जाएगा। अगला, अनुच्छेद 200 पूछा गया था, अनुच्छेद 200 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। हाँ, लॉर्ड सूरी, नाम याद आ गया उनका भाई, लॉर्ड सूरी इनका नाम है। ठीक है ना, और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं यार, दिमाग में बार बार चल रहा था यार नाम उनका लेना। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं और बहुत मेहनत की है और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं ना। तो इस बार उनका किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। वो बेसिकली MPSI लेंगे, नंबर उनके बहुत अच्छे हैं, तो MPSI ही वो लेंगे। लॉर्ड सूरी जी, आपका नाम आ गया इसमें। ठीक है भाई, चलो, देवास के रहने वाले हैं वो। चलिए देखो, तो राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति, अनुच्छेद 200 का संबंध राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति की शक्तियों से है, जिसके तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, धन विधेयक को नहीं रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है आर्टिकल 200 में दी गई हैं। आर्टिकल 200 आज आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। हमने देखो पहले भी आपसे कहा था भाई, सिविक्स स्पेशल नहीं पूछेगा, सिविक्स नहीं पूछेगा, वो सिविक्स के रूप में पॉलिटी ही पूछेगा। तो अभी तक यही देखा गया कि पॉलिटी पूछी गई है ना, आर्टिकल वगैरह पूछे गए हैं, सिविक्स नहीं पूछा है। इसीलिए हम सिविक्स नहीं भी करवा रहे थे। हमने कहा था भाई पॉलिटी है भैया, सिविक्स में 80% तो पॉलिटी ही होती है। वो सिविक्स खाली नाम आपको दिया गया, पूछेंगे वो पॉलिटी ही, और वैसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है।
चलिए, अक्टूबर 2025 तक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो ये हैं मनसुख मंडाविया। देखिए, तो अक्टूबर 2025 तक डॉक्टर मनसुख मंडाविया भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भी हैं, जिन्होंने जून 2024 में इन पदों का कार्यभार संभाला था। वे अक्टूबर 2025 में मलेशिया में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान इन विभागों के मंत्री के रूप में सक्रिय थे। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 2025 अक्टूबर तक केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है, वर्तमान में भी यही है। अगला देखिए, इससे ये पता चलता है कि आपका जो पेपर है वो अक्टूबर 2025 में बना था, है ना, इसलिए उन्होंने डेट दे दी है, अक्टूबर 2025 तक बता दो, इसके बाद चेंज होंगी तो देखा जाएगा। चलो, अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में बताया। तो आर्टिकल 280 में ये बातें बताई गई हैं। हाँ, आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, आगे लाइव लिख देना, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 16, 17, 18 की PDF डाल दी गई है, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो एग्जाम एनालिसिस वाली है। चलिए, लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 280 में बताया गया है, जो हर 5 साल में या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आयोग का गठन करते रहते हैं। ठीक है, तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 280 के अनुसार करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है। अगला, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय डिफेंस मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। देखिए, कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, देख लीजिए, दिसंबर का ही करंट अफेयर पूछ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री श्री आंद्रेई बेलोसोव ने 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, बैठक के दौरान दोनों नेता सैन्य और सैन्य तकनीकी पर इन्होंने बात की है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, राजनाथ सिंह इसमें भारत की तरफ से गए थे। अगला अगला देखो, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन भारत में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ उत्तराखंड में। अगर विश्व स्तर की बात करते हैं तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, कल हमने फ्रांस का बता दिया था, लेकिन कल भी इंडिया का ही पूछा था, तो उसका आंसर उत्तराखंड ही हो जाएगा। देखिए, तो उत्तराखंड सरकार के IT विभाग ने इंडिया AI मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के होटल रमांडा में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट 2025 का आयोजन किया है। ये आपको ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे करंट अफेयर इसमें पूछ रहे हैं ना, उसी आधार पर हम आपका बढ़िया से प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे क्षेत्र रक्षक के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में बनने वाला पहला ब्राउजर कौन सा था? तो ये था मोज़ेक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वाला पहला लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ब्राउजर मोज़ेक था, जिसने 1993 में जारी किया गया। इसने वेब पेज में टेक्स्ट और इमेज के साथ में दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे इंटरनेट आम लोगों के लिए सुलभ हो गया था। यानी कि आपको चित्र भी दिखा रहा था और नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ दिखा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था 1993 में, मोज़ेक ने ये करके दिखाया था। अगला है, संसद सत्रों में अवकाश शब्द का क्या अर्थ होता है? स्टेटमेंट वाला बना करके दिया गया था, आइए देख लेते हैं। संसद सत्रों में अवकाश का अर्थ है एक सत्र के सत्रावसान से और अगले सत्र के पुनरारंभ से। इसके बारे में आपको पता था, सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन 2 बैठकों के बीच में थोड़ा सा जो छुट्टी करते हैं, स्थगन जो करते हैं, वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। तो पुनः आरंभ के बीच में अवधि है जब संसद का कार्य अस्थायी रूप से रुका है, जिसमें सांसद अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, सदन स्थगित रहता है या एक तरह का विधायी विराम होता है। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी विराम होता है। आगे, उपोष्ण कटिबंध वन पर्णपाती वन क्या है? मतलब कि उपोष्ण कटिबंधी वन के बारे में पूछा गया था, उपोष्ण कटिबंधी वन क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन ऐसे वन है जहां पेड़ हर साल अपनी पत्तियां गिराते हैं, खास करके शुष्क मौसम में, ताकि पानी की बचत हो सके। ये वन गर्म, आर्द्र और शुष्क मौसम के पैटर्न वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसमें सागौन, साल, चंदन जैसे पेड़, कई जड़ी बूटियां व झाड़ियां होती हैं, जो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम मैथ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो, रीजनिंग का एक प्रश्न आया था, 5B7 8C9 10J11, इसमें से कौन सा अलग है? ऐसे 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न एज इट इज ऐसे ही आए थे। एक मैथ में आपका रेशियो से आया था, मैथ में 2 से 3 ही प्रश्न आए थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, एक प्रश्न जो है क्लॉक से आया था। अब आप देखो, मानसिक अभिरुचि वाले देख लो प्रश्न, है ना, यही एक नई जो है एप्टेक जब से आई है, ये प्रश्नों को लेकर के आई है। देखो, आप एक नए वेंडर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हो, जहां पर 2 अलग अलग वेंडर हैं। एक वेंडर कम दाम में सामान दे रहा है पर उसकी रेटिंग खराब है, दूसरा वेंडर जो ज़्यादा मूल्य में सामान दे रहा है पर उसकी रेटिंग अच्छी है। ऐसे में आप कौन सा चुनोगे, ये पूछा गया था। अगला,
आपके पास 2 अलग-अलग टास्क हैं, 2 अलग-अलग मैनेजर ने दिए हैं, तो आप ऐसी स्थिति में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे? ऐसा कुछ पूछा गया था। अगला, आपको एक बेहतर सैलरी के साथ नई करियर जॉब मिल रही है, एक दूसरी जगह पर, उसमें आपकी फैमिली को यात्रा करना होगा या तो और आपकी फैमिली को कष्ट होगा, ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी जॉब को प्रायोरिटी देंगे या फिर फैमिली को प्रायोरिटी देंगे? इस तरह से कुछ ऑप्शन बना करके पूछा गया था। तो ये 3 प्रश्न आपके जो है मानसिक अभिरुचि के पूछे गए थे। चलिए, बाकी 2 प्रश्न डायरेक्शन के थे, मानसिक अभिरुचि बता ही दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट और स्थान परिवर्तन वाला, रैंकिंग वाले भी पूछे गए थे। हिंदी में अगर बात करते तो हिंदी में वही सबसे ज़्यादा आपका राष्ट्रभाषा, राजभाषा वाले जो आर्टिकल्स हैं उनसे पूछा गया है और बाकी एक आध दो प्रश्न पर्यायवाची वगैरह दिए हैं, लेकिन आज जो है राजभाषा आयोग से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में, है ना? चलिए इंग्लिश में देखिए, पैसिव वॉइस से 3 से 4 प्रश्न पूछ रखे हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश की जो हमने पीडीएफ दी है आपको 350 प्रश्नों वाली, उसको अच्छे से पढ़ करके जाना। एक्टिव, पैसिव, नरेशन, नोटेशन सबके बाकायदा आपको हमने सारे रूल कराए हैं, अच्छे से देख करके जाना। ठीक है, देखो पैसिव का एक प्रश्न उन्होंने भेजा है, फादर ब्रॉट बाइक फॉर हिज सन, इसका जो है आपको पैसिव वॉइस बनाना था। ठीक है, एक एंटोनिम पूछा है और सफिक्स पूछा है कि आई भी ई को जोड़ करके नया शब्द कौन सा बन सकता है, ये सफिक्स पूछा है। पंचुएशन का एक प्रश्न पूछा है, एक ईडियम था कैट अमंग पिजन्स, इसका अर्थ क्या होगा, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, ये इंग्लिश हो गया। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। कंप्यूटर उन्होंने बताया सर सीपीसीटी लेवल का कंप्यूटर आ रहा है, आज जो आया है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया है, जो जिन लोगों ने सीपीसीटी की तैयारी की होगी वो कंप्यूटर को आराम से कर सकते हैं। वही आपका पहला कंप्यूटर कब बना, पहला हिंदी कंप्यूटर कब बना, एग्जैक्ट डेट उसकी पूछ रखी थी। ठीक है ना, कुछ ऐसे इतिहास वाले जो प्रश्न है ना कंप्यूटर इतिहास के, वो पूछ रखे थे। इंटरनल स्टोरेज, डाटा फॉर्मेटिंग, स्टोरेज, साइबर क्राइम, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये था आज का एग्जाम एनालिसिस। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है एमपीएसआई वाले ग्रुप में डाल दी जाएगी और 24 घंटे बाद इसकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मतलब टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम है। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारा फ़ोनपे नंबर ले लेंगे और पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा आपका एमपीएसआई का एग्जाम आ रहा है इसी आधार पर हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं डिप्टी जेलर और आपका जो है जेल प्रहरी की और फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो अपने प्रश्नों को इसी व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करना। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।